अब आइए बायोटेक्नोलॉजी के हम पिछले वाले बैच में आपको इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच क्या है, किस पे डिपेंड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, ये सब बताया था। अब बायोटेक्नोलॉजी जो आपकी मॉडर्नाइज है, इसको परफॉर्म करने के लिए हमें काफी सारे टूल्स और टेक्निक की जरूरत पड़ती है कि किस तरीके से जीन को निकालेंगे, वेक्टर से जोड़ेंगे, उसकी कॉपियां बनाएंगे और फिर वेक्टर की हेल्प से उसे होस्ट में डालेंगे। तो ये सारे प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ टूल्स और टेक्निक की जरूरत पड़ती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं टूल्स एंड टेक्निक फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसमें आपके बहुत सारे टूल देखिए। अब हम कहें कि ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम पे ये जीन आपके अटैच है, ये आपके जीन अटैच है। अब मान लीजिए हमें किसी जीन थेरेपी करनी है या फिर कोई भी प्रोसेस करना है बायोटेक्नोलॉजी में जीन से रिलेटेड, तो हमें जीन निकालना पड़ेगा ना। तो उसके लिए पहले सेल को खोलना पड़ेगा, सेल के अंदर जाके इस पर्टिकुलर जीन को देख के उसे काटना पड़ेगा, फिर उस जीन को जो है निकालना पड़ेगा और इस तरीके से फिर उसको वेक्टर के संग जोड़ के उसको जो है अपन उसकी कॉपियां बना सकते हैं, रिप्लिकेशन कर सकते हैं। वेक्टर के संग जो जीन हमने निकाला है और दूसरा वेक्टर वाला जीन जिसको हम यूज कर रहे हैं वेक्टर के लिए, उन दोनों को जोड़कर हम एक नया जीन बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और उसके बाद वेक्टर की हेल्प से इसे दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं। तो ये सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए काफी सारे टूल्स और टेक्निक यूज किए जाते हैं। सबसे पहले आ जाइए एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है आपको मालूम है? केमिस्ट्री में आपने कुछ ऐसे सब्सटेंस पढ़े होंगे जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। Yes, उसे हम ma'am. कहते हैं कैटलिस्ट। केमिस्ट्री में हम Yes, उसे क्या ma'am. बोलते हैं? कैटलिस्ट। ठीक है, लेकिन लिविंग बीइंग्स के अंदर जो कैटलिस्ट का काम करते हैं वो सब क्या कहलाएंगे? एंजाइम्स। लिविंग बीइंग्स के अंदर जो कैटलिस्ट का काम करते हैं उन्हें हम कहेंगे एंजाइम। तो अब देखिए, किसी भी सेल से आपके जीन को निकालने के लिए हमें तो पहले आपकी पहली बाउंड्री तोड़नी पड़ेगी ना। तो ये बाउंड्री जो हो गई सेल मेम्ब्रेन हो गई, और इस सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए, डाइजेस्ट करवाने के लिए हम लोग के पास जो है एंजाइम्स होते हैं, जो इन एंजाइम की हेल्प से हम सेल की मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे, सेल वॉल को हटाएंगे, फिर सेल के अंदर से जीन को निकालेंगे। तो इसमें आइए डिफरेंट टाइप के एंजाइम कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, आइए देखते हैं। लाइसिंग एंजाइम। ये लाइसिंग एंजाइम जो क्या काम करेगा? ये आपके सेल को ओपन करने का काम करेगा। मतलब जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के समय ये सेल वॉल को हटाएगा, सेल को ओपन करने का काम करेगा। तो इस तरीके से सेल जब रैप्चर होगी, सेल की वॉल हटेगी, तभी तो अंदर से जीन निकाल पाएंगे। तो सेल को हटाने में हेल्प करता है हमारा कौन सा? आपके लाइसिंग एंजाइम। और ये आपके लाइसिंग एंजाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे बैक्टीरिया की सेल को, बैक्टीरिया में आपको मालूम है बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी है। पेप्टाइडो ग्लाइकॉन की बनी होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल। तो इसे हम लाइसोजाइम एंजाइम से डाइजेस्ट कराते हैं। तो बैक्टीरिया की सेल को हम किससे डाइजेस्ट करा रहे हैं? लाइसोजाइम। क्योंकि आपके अलग अलग सेल वॉल के लिए अलग अलग एंजाइम यूज है। प्लांट की सेल वॉल हटानी है तो सेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम यूज करेंगे। फंगस की सेल वॉल हटानी है तो काइटिनेज एंजाइम यूज करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग एंजाइम की हेल्प से हम सेल जो वॉल को खोल सकते हैं।
अब आइए कि लाइसिंग एंजाइम तो सेल को ओपन करने के लिए हो गया। अब हमें जो है सेल का अंदर का मिक्सचर और बाहर का मिक्सचर मिक्स होके मिल जाएगा। अब हमें इस मिक्सचर, जैसे ये मिक्सचर आ गया, इस मिक्सचर में आपके डीएनए तो है ही, डीएनए के संग और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। हमें तो इन मिक्सचर में से केवल जीन को अलग करना है। तो इसे अलग करने के लिए हम क्लीविंग एंजाइम यूज करेंगे। क्लीविंग एंजाइम। अब क्लीविंग एंजाइम क्या है? जो जीन को बाहर से, अंदर से या पर्टिकुलर पॉइंट से काटे, उसे कहते हैं हम क्लीविंग एंजाइम। जैसे ये आपका एक जीन है, इस जीन को पर्टिकुलर पॉइंट से काटे, मान लीजिए अगर बाहर से काट रहे हैं तो ये होगा एक्सोन्यूक्लियस, और अगर हम अंदर से कहीं से काट रहे हैं तो एंडोन्यूक्लियस। अगर हम डीएनए को बाहर से काट रहे हैं तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम यूज होगा, एक्सो। और अगर हम डीएनए को अंदर से काट रहे हैं तो ये हमारे जो है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज होगा। लेकिन अगर हम जीन को एक पर्टिकुलर पॉइंट से काटे, मान लीजिए ये एक जीन है, यहां से यहां तक एक जीन है, और हमें इसी जीन को काटना है, तो उसके लिए हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करना पड़ेगा। कौन सा? रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो पर्टिकुलर साइट से ही पर्टिकुलर जीन को काटेगा। क्लियर? तो ये आपके क्लीविंग एंजाइम है, जो क्या करेंगे, जीन को काटने का काम करेंगे, मतलब डीएनए को। जो डीएनए को बाहर से काटेगा एक्सोन्यूक्लियस, जो डीएनए को अंदर से काटे कहीं पे भी एंडोन्यूक्लियस। लेकिन जो डीएनए की पर्टिकुलर साइट को ही पहचान के केवल उसी साइट को काटे, वो कहलाएगा हमारा जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो ये हो गए हमारे क्लीविंग एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है। अब देखिए जो आपके एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है ना, ये आपके जो है 5 डैश से काटता है न्यूक्लियोटाइड को। ये जैसे आपके 5 डैश है, 5 डैश से काटेगा आपके 5 एंड तक। तो ये हमारे जो है उसी एंजाइम पे वर्क करते, मतलब यही आपके जीन पे काम करते करते इसको काटेगा। तो ये कह लीजिए कि ये जो एक्सोन्यूक्लियस है 5 एंड पे काटता है, मतलब किनारे से। ठीक है, क्योंकि 5 डैश या फिर 3 डैश पे काटेगा, एक्सोन्यूक्लियस है जो किनारे से काटेगा आपके जीन को। और एंडोन्यूक्लियस कहीं से भी अंदर से काट देगा, तो वो हो जाएगा एंडोन्यूक्लियस। लेकिन पर्टिकुलर जीन को काटने के लिए कौन सा होगा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्लियर? अब हम आपको बताएंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी कैसे हुई। देखिए, बैक्टीरिया की सेल में जब कोई वायरस का इन्फेक्शन होता है, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस क्या कहलाएंगे? बैक्टीरियोफेज। तो मेन चीज है कि जब कोई वायरस बैक्टीरिया की सेल को इन्फेक्ट करता है तो उसके अंदर केवल अपना केवल अपना जेनेटिक मटेरियल ही अंदर डालेगा। वायरस के अंदर दो ही चीजें होती हैं, एक तो होता है प्रोटीन कोट और दूसरा होता है कोई एक न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए या फिर आरएनए। लेकिन जब वायरस किसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो वायरस का केवल जेनेटिक मटेरियल ही अंदर जाता है और ये आपके फ्रेम वगैरह बाहर रह जाएगा, मतलब जो उसका प्रोटीन कोट है वो बाहर रह जाता है। तो इस तरीके से होस्ट के अंदर केवल जेनेटिक मटेरियल ही जाता है। तो जब कोई वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ये बैक्टीरिया की सेल है, तो बैक्टीरिया के अंदर से एक एंजाइम निकलता है जो वायरस के डीएनए को और जो है ये वायरस के डीएनए को का फ्रेगमेंटेशन कर देगा।
ये एंजाइम वायरस के द्वारा जो अंदर आया है डीएनए उसका क्या कर देगा, फ्रेगमेंटेशन कर देगा, उसे काट देगा, जिससे वायरस बेकार हो जाएगा और बैक्टीरिया की सेल इन्फेक्शन से बच जाएगी। क्लियर? तो ये आपके जो है ये एंजाइम पर्टिकुलर आपके डीएनए के लिए पर्टिकुलर एंजाइम निकलते हैं जो वायरस के डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये एंजाइम इस बैक्टीरिया के खुद के डीएनए का आपके जो है खुद के डीएनए को कटिंग क्यों नहीं करते, उसको नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते या उसका फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं करते। भाई जब बाहर से आने वाले डीएनए का फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं तो खुद के डीएनए बैक्टीरिया के खुद के डीएनए का फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं करते। आइए देखते हैं। जिस समय ये एंजाइम निकल के वायरस के डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करता है उसी समय एक और एंजाइम निकलेगा जो खुद के डीएनए का जो है मिथाइलेशन कर देगा। एक और एंजाइम निकला जो खुद के डीएनए का क्या करेगा, मिथाइलेशन, मतलब खुद के डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा। तो खुद के बैक्टीरिया के खुद के डीएनए में जब मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा तो उसका मिथाइलेशन हो गया। तब ये एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, केवल आपके जो है वायरस के द्वारा आने वाले डीएनए को ही नुकसान पहुंचाएगा। तो ये था आपके इस जो है ये आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है इनका रोल। तो अब तो हमारी बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में काफी सारे 900 से 1000 तक आपके वेक्टर की खोज हो चुकी है। तो इस तरीके से ये आपके बायोटेक्नोलॉजी में एंजाइम यूज किए जाते हैं। क्लियर? तो क्या क्या बताया मैम हमने, एक और बात समझा। लाइसिंग एंजाइम और क्लीविंग। अब देखिए जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, ये आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो आपके पर्टिकुलर जीन को पहचानेगा पर्टिकुलर साइट पे काटेगा और ये जीन के पैलिंड्रोमिक केस को ही पहचानता है। किसको पहचानेगा, ये जीन में पैलिंड्रोमिक केस में ही पहचानेगा। अब पैलिंड्रोमिक केस क्या होता है आइए बताएं। पैलिंड्रोमिक केस क्या होता है, जिसमें डीएनए का ऐसा सीक्वेंस जिसमें 5 to 3 डेज में जो सीक्वेंस होगा वही सीक्वेंस डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड में 3 to 5 डेज में होगा। देखिए 5 to 3 डेज में जो सीक्वेंस होगा ना, 5 to 3 डेज, तो एक डीएनए का स्ट्रैंड जो है इसमें एक 5 to 3 डेज जो सीक्वेंस जा रहा है वही सीक्वेंस इसमें 5 to 3 डेज इस डायरेक्शन में होगा। आपको मालूम है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पैरेलल है पर एंटी पैरेलल, तो जिसमें एंटी पैरेलल का मतलब जो सीक्वेंस 5 to 3 डेज इसमें है वही सीक्वेंस आपके 3 to 5 डेज, मतलब ये 5 to 3 ऐसे आ रहा है तो 3 to 5 आपके ऐसे जाएगा, 5 या इसमें 5 to 3 इधर। क्लियर? तो 5 to 3 में जैसे ए जी जी सी सी टी ऐसे है, तो इसमें यहाँ पे इस तरह के वही सीक्वेंस इसमें हो जाएगा आपके टी टी, ये टी टी सी सी जी जी ए ए। देखिए जो सीक्वेंस इसमें 5 to 3 डेज ऐसे जा रहा है ना, तो इसमें इस तरीके से जा रहा है, ये कहलाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे हम कहें मैम, एम ए एम ऐसे लिखा तो भी मैम, एम ए एम ऐसे लिखा तो भी, तो दोनों लाइनें सेम है ना, ऐसे पढ़े तो भी वही, ऐसे पढ़े तो भी वही। ठीक, इसे कहते हैं पैलिंड्रोमिक केस। मलयालम,
ठीक है, तो आपके ये मलयालम, अब इसको ऐसे लिखें MALAYALAM। जो स्पेलिंग इस डायरेक्शन में जैसी जा रही है वैसी इस डायरेक्शन में भी जा रही है ना, ये होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए में केवल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही पहचानेगा और इसी के बीच पे ये इसका फ्रेगमेंटेशन करेगा। तो जब इसका ये फ्रेगमेंटेशन करेगा डीएनए का, मान लीजिए इसने ए और एम के बीच में पहचाना, तो यहां से यहां तक काट देगा तो ये स्टैंड अलग हो जाएगा, इसका सीक्वेंस अलग और ये आपके अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आया यहां से यहां तक काटने पे, तो ये आपका जो है कोहेसिव एंड हो जाएगा, ये स्टिकी एंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टिकी एंड, जहां से ये दूसरा डीएनए स्ट्रैंड का स्टिकी एंड यहाँ पे जुड़ सकेगा। मतलब आपको मालूम है डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, ये 5 to 3 डेज और ये आपके 3 to 5 डेज। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जैसे 5 to 3 डेज में मैडम आया, अब इसमें देखिए 5 to 3 डेज ऐसे स्पेलिंग MADAM, जो सीक्वेंस ऐसे है वही सीक्वेंस ऐसे है ना, ये कहलाएगा पैलिंड्रोमिक केस। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन पैलिंड्रोमिक केस को पहचानेगा और स्पेसिफिक साइट से काट देगा। मान लीजिए ए और एम के बीच से इसने काट दिया, ठीक, तो इस तरीके से अब इसने जब काट दिया तो ये फ्लैक अलग हो जाएगा और ये फ्लैक अलग हो जाएगा, दोनों फ्लैप अलग हो गए, काटेगा तो अंदर की बॉन्ड कट जाएंगे और दोनों फ्लैप अलग हो गए। तो हमें ये एक जो स्ट्रैंड मिला, ये इसके पास 2 एंड जो है कोहेसिव एंड है, कोहेसिव एंड जो दूसरे डीएनए से जुड़ेंगे। तो अब हमने जैसे मान लीजिए इसका हमें ये वाला मिल गया 5 to 3 डेज में, ये वाला पार्ट मिल गया, तो अब जो ये दूसरा वाला है इसकी हम आर्टिफिशियल कॉपी बनाएं और उसके बाद इसको इसके संग जोड़ें। ये आपके दूसरा वाला जो नया डीएनए का आएगा सीक्वेंस, उसको हम इसके संग जोड़ेंगे। भाई ये देखिए, ये आपके डीएनए को हमने काटा, यहाँ से यहाँ तक कटा, ये साइड मिल गई हमें, और ये इसके स्टिकी एंड हो गए। स्टिकी एंड मतलब कोहेसिव एंड, चिपकने वाले एंड, जो दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड से जुड़ जाएंगे। तो ये आपके एक स्ट्रैंड ये मिलेगा, दूसरा स्ट्रैंड हमें दूसरे डीएनए से मिल गया, तो ये दोनों आपस में स्टिकी एंड होके आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये है आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का केस। आ गया बेटा?